हेलो हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्केन्स। हाइड्रोकार्बन के इंट्रोडक्शन को हम पढ़ चुके हैं पहले ही, और उसी में आगे जो नेक्स्ट वीडियो है वो है अबाउट द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्केन्स, और उसका आज हम पार्ट फर्स्ट ले रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रिपरेशन मेथड्स है काफ़ी सारे हैं और ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड करना बेटर समझा। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स को हम कई तरीक़ों से जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रिपरेशन मीन्स उसको कैसे हम बना सकते हैं, इन जनरल लैंग्वेज हम बोले तो ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एल्केन्स को प्रिपरेशन करना, उसको फर्स्ट हम देख रहे हैं। तो अनसैचुरेटेड मीन्स एल्काइंस एंड एल्कीन्स और एल्काइंस से हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे। तो सिंपल सी बात है, एल्कीन्स का और एल्काइंस का स्ट्रक्चर हम जानते हैं। एल्कीन्स होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और एल्काइंस होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो और एल्केन्स में क्या होता है, एल्केन्स में डबल बॉन्ड नहीं होता है, केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में तो हमेशा होते ही हैं सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो अब इस डबल बॉन्ड को हमें यहाँ से हटाना है। डबल बॉन्ड को हटा के हमें इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। इस डबल बॉन्ड को हमें सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए जो मेथड है वो है हाइड्रोजिनेसिस, मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन का एडिशन, ये हाइड्रोजन आएगा कहाँ, तो ये हम लेकर आएंगे मेटल कैटलिस्ट। मेटल कैटलिस्ट जो होंगे उनके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, और मैं इसमें क्या करेंगे, H2 गैस हम जब एल्कीन के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे तो निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम, कोई भी एक मेटल सरफेस के ऊपर यहाँ पे एड्जॉर्प्शन प्रोसेस होगा। मींस ये जो मेटल है ये हमें सरफेस प्रोवाइड करेगी, इन दोनों को रिएक्ट होने के लिए एक जगह प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और यहाँ पे ये हाइड्रोजन, यहाँ पर ये बॉन्ड जो होगा वो टूटेगा, एक बॉन्ड इधर फ्री होगा, एक ऐड हो जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा, सॉरी ये गलत लिख दिया है मैंने, यहाँ पे आएगा एल्केन, ठीक है। उसके बाद में एल्काइंस में क्या करना है, यहाँ पे जो है पाई बॉन्ड ज़्यादा है, पहले एक ही पाई बॉन्ड था, इसमें एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अब क्या होगा कि इसमें हमें ज़्यादा हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने 2 मोल ले लिए हाइड्रोजन के, और वही मेटल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इसको बना रहे हैं। निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम, कोई भी मेटल हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और फिर इन दोनों का हमने रिएक्ट किया इसी इनकी मेटल्स की सरफेस पे, और हमें मिल गया एल्केन, ठीक है। अब ये जो इनकी रेट मीन्स कि कितना स्पीड से एल्केन देते हैं, और एल्काइंस किस स्पीड से एल्केन देते हैं, इसको हम रेट ऑफ कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन का एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि रेट ऑफ कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन क्या होगा। तो एल्काइंस का रेट ऑफ कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन को ऐड होने के लिए कोई स्टेरिक, मतलब स्टेरिक का मीन्स कह सकते हैं कि इस कार्बन के आसपास ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपली जाकर इस पर ऐड हो सकता है। तो ये ज़्यादा जो लीनियर कंपाउंड है ये, इसकी वजह से ये ज़्यादा इफेक्टिवली यहाँ पे जाके हाइड्रोजन का एडिशन हो पाएगा। और अगर एल्कीन्स में देखें तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ भी कुछ प्रेजेंट होगा, यहाँ भी होगा, और यहाँ भी होगा, और यहाँ भी होगा। चारों पोजिशंस पे कुछ ना कुछ कोई ना कोई कार्बन या हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, तो उससे हिंड्रेंस यहाँ पे बढ़ेगा, मतलब भीड़ भाड़ बढ़ेगी। इसकी वजह से इस हाइड्रोजन को यहाँ पे जाके अटैच होने के लिए उतना हमें नहीं मिल पाएगा स्पेस, ठीक है। तो ये जो था ये था हमारा के बारे में कुछ और डिटेल्स हैं। यहाँ पर जो ये हाइड्रोजनेशन है ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस पाई बॉन्ड के, ठीक है। अगर पाई बॉन्ड के अराउंड स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो फिर वहाँ पे जो है रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। अगर ये ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अगर उल्टा है, हिंड्रेंस कम है, तो फिर वहाँ पे रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इंक्रीज़ हो जाएगी,
ठीक है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पर, ये जो इनका रिलेशन है, ये रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इन्वर्सली के होते हैं ना, एक सिस होता है एक ट्रांस होता है। सिस मीन्स यहाँ पे, सिस और ट्रांस तो सभी जानते होंगे कि भाई यहाँ पे मान लो कोई कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ कोई कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये जो कंडीशन होगी ये होगी सिस कंडीशन। ठीक है। अगर ट्रांस की बात करें तो ट्रांस में क्या होगा, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, तो ये हो गया ट्रांस। अब सिस में, सिस जो है वो मोर रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स हाइड्रोजनेशन इन द कंपैरिजन ऑफ ट्रांस। सीधी सी बात है, वही भीड़ भाड़ वाली बात, वही स्टेरिक हिंड्रेंस की बात कि भाई यह हाइड्रोजन बड़ा सा है, कार्बन है यहाँ पे ग्रुप, यहाँ पे कार्बन एटम बड़ा है, हाइड्रोजन छोटा एटम है। इधर से अगर हाइड्रोजन एंटर करेगा तो उसको इधर से भी जगह मिल रही है, इधर से भी जगह मिल रही है, इतनी भीड़ भाड़ नहीं मिल रही है, वो इधर जाएगा ही क्यों, इधर से जाकर अटैच हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन अगर ट्रांस की बात करें तो ट्रांस में दोनों लोकेशंस पे यहाँ पे भीड़ भाड़ प्रेजेंट है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ सॉरी कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब इसमें क्या हो रहा है, इधर से एंटर कर रहा है तो भी ये बड़ा सा एटम यहाँ पे ट्रबल कर रहा है, इधर से एंटर कर रहा है तो यहाँ भी बड़ा सा एटम ट्रबल कर रहा है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो सिस होता है वो मोर रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स हाइड्रोजनेशन इन द कंपैरिजन ऑफ ट्रांस। ठीक है। तो एक सिंपल सी चीज़ थी, ये रिलेशंस कई बार किसी एग्जाम्स में, जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर आईआईटी नीट में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया है। उसके बाद में एक यहाँ पे नोट भी है, इम्पॉर्टेंट नोट है हमारा कि भाई जो प्लेटिनम और पैलेडियम होते हैं ये रूम टेम्परेचर पर इन पर रिएक्शन हो जाती है, लेकिन अगर हमें 200 डिग्री टेम्परेचर हमें वहाँ करवाना पड़ेगा, जब जाके हमारा हाइड्रोजनेशन का के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो उसको एक नाम दिया है, दैट इज सबेटियर-सेंड्रेंस रिएक्शन। तो कई बार रिएक्शन दे देता है कि यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पर निकल के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है प्लस H2 है, तो ये यहाँ पर हमें एल्केन मिल रहा है, यहाँ पे एल्केन मिल रहा है। अब ये रिएक्शन का नाम बताओ, तो वहाँ पे हमें ये याद होना चाहिए कि जब भी हाइड्रोजनेशन निकल के प्रेजेंस में होता है तो फिर उसको हम सबेटियर-सेंड्रेंस रिएक्शन कह देते हैं। ठीक है। तो इसमें अब निकल का कौन सा फॉर्म यूज़ किया जाता है, तो निकल का रेने फॉर्म किया यूज़ किया जाता है। अब ये रेने फॉर्म क्या है, रेने फॉर्म का ये है कि जो निकल एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स, निकल यहाँ पे मैंने क्लैरिफाई, जब NaOH के साथ ट्रीट किया जाए तो हमें रेने निकल मिलता है, और जो ये एल्यूमिनियम है ये जो है NaAlO2 की फॉर्म में एल्यूमिनियम एब्जॉर्ब हो जाता है। राइट। अब इनकम्प्लीट हाइड्रोजनेशन की बात करें कि भाई हमें तो अब ये जो एल्काइन है इससे हमें हमें 2 मोल नहीं करवाने रिएक्ट, हमें तो 1 ही मोल रिएक्ट करवाना है। ठीक है। तो बनेगा तो एल्कीन बनेगा, एल्काइन से एल्कीन और एल्केन, लेकिन हमें करवा इनकम्प्लीट हाइड्रोजनेशन या फिर हम कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन लेना है। तो जब कंट्रोल हाइड्रोजनेशन लेते हैं तो वहाँ पे हमें कैटालिस्ट चेंज करना पड़ता है, वहाँ पर हमें ये लिंडलार कैटालिस्ट, दिस इज द लिंडलार कैटालिस्ट, इसको बोलते हैं लिंडलार कैटालिस्ट। लिंडलार कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन किया जाता है और फिर हमें यहाँ पे कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन देखने को मिल जाता है, और हमें सिस फॉर्म ऑफ एल्कीन मिल जाए। अगर हमें सिस फॉर्म चाहिए एल्कीन हाइड्रोजनेशन फ्रॉम द एल्काइन, राइट, फ्रॉम द एल्काइन, तो हमें वहाँ पे लिंडलार कैटालिस्ट ही यूज़ करना पड़ेगा, तभी हमें सिस फॉर्म मिल पाएगी। ट्रांसफॉर्म के लिए दूसरे होते हैं, वो हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे जब हम एल्काइन। इसमें एक
चीज़ और से एल्काइंस और एल्कीन्स के हाइड्रोजनेशन से एल्केन्स बन सकते हैं, लेकिन एक कार्बन वाला एल्केन नहीं बनेगा। यहाँ पे मैथेन नहीं बनेगा, ये मैथेन प्रिपरेशन का मेथड नहीं है। मैथेन को छोड़कर जितने भी एल्केन्स हैं वो यहाँ पर हम बना सकते हैं, लेकिन हम मैथेन को यहाँ पे फॉर्म नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में ये तो सारा कुछ हो गया अबाउट द कि भाई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हमने एल्केन कैसे बनाया, एल्काइन और एल्कीन से एल्केन कैसे बनाया। अब सेकेंड हमारा प्रिपरेशन मेथड आ रहा है कि कार्बोक्सिलेशन डी कार्बोक्सिलेशन से ही डिफाइन हो रहा है कि कार्बोक्सिल जो ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, उसमें से कुछ रिमूवल होगा। ठीक है, इस ग्रुप का रिमूवल होगा, मतलब डी कार्बोक्सिलेशन होगा। ठीक है, इसमें चेन डिग्रेडेशन है। अब रिमूवल होगा, कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ हटेगा तो चेन क्या होगी, डिग्रेड हो जाएगी। पहले 4 कार्बन थे, बाद में हमें एक कार्बन CO2 की फॉर्म में निकल गया और हमें कितने कार्बन ही बचे, यहाँ पे 3 कार्बन ही बचे। तो ये एक चेन डिग्रेडेशन मेथड होता है। अब ये किसकी प्रेजेंस में होता है, तो ये सोडा लाइम की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, तो जब भी हम कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे और उसको हमने सोडा लाइम के साथ ट्रीट किया तो हमको मिलेगा एल्केन। एक कार्बन कम होगा इस एल्केन में, किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले से, राइट। और हमें CO2 गैस यहाँ पर क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट दे रखा है कि अगर इस कार्बन के ऊपर 2 सी डबल बॉन्ड OOH ग्रुप है तो हमें सोडा लाइम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आता है और CO2, इससे अगर हमें ये एल्केन बनानी है तो फिर हमें सोडा लाइम यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड इसमें दे रखा है कि NaOH में से अगर हम सिर्फ NaOH के साथ ट्रीट करें कार्बोक्सिलिक एसिड को तो क्या हो, अगर हम CaO ना लें तो क्या हो। CaO यहाँ पर जनरली नमी को सोखने का काम करता है और फिर रिएक्शन को फर्दर आगे बढ़ाता है। ठीक है, अगर CaO नहीं लेंगे तो ये नमी नहीं सोख पाएगा और रिएक्शन यहीं की यहीं रिवर्स हो जाएगी। ठीक, कुछ इस तरीके से रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पर ये कार्बोक्सिल रहे हैं, अगर CaO होता तो ये वाटर इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता और रिएक्शन फर्दर आगे बढ़ जाती। तो ये है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम। उसके बाद सेकंड है कोल्बे मेथड। कोल्बे मेथड जो है इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया, उसको हमने सोडियम मेटल या फिर पोटेशियम मेटल, ये जो है मेटल से ट्रीट करवाया, तो सिंपल सी बात है हाइड्रोजन को ये रिप्लेस करेंगे और ये सोल्ट बनाएंगे। ठीक है, सोडियम सोल्ट बना दिया। यहाँ पर हमने मोल लिए थे तो हमें 2 सोडियम सोल्ट ऑफ एसिटिक कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सोल्ट हमें मिल गया है। उसके बाद इसको इलेक्ट्रिक आर्क में डालेंगे। इलेक्ट्रिक आर्क में डालने से क्या होगा, ये दोनों R ग्रुप पर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। 2 COO मतलब 2 CO2 के मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएंगे और ये मिल जाएगा। हमें मिल क्या रहा है, एल्केन मिल रहा है। ठीक है, और इसमें कैसा एल्केन मिलता है, हमें यहाँ पर एल्केन मिलता है। ठीक है ना, सिमेट्रिक मीन्स यहाँ पर ये नहीं हो सकता कि हमने एक R तो ये ले लिया और एक R-COOH कोई दूसरा ले लिया। एक मिनट में इसको क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद बताती हूँ कि अगर हम यहाँ पर एक R-COOH ले लें और एक ले लें R-COOH तो ये मेथड कारगर नहीं होगा। ठीक है ना, इसमें हमें एक ही जैसे 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे जिससे हमें क्या मिल जाएगी, एल्केन मिल जाएगी। अब इसकी मैकेनिज्म, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कोल्बे मेथड के अंदर कौन सी मैकेनिज्म है, तो सिंपल आयनिक क्या इसमें यूज होती है और ये गुड मेथड है फॉर फॉर्म एल्केन। और किस तरीके के एल्केन,
इससे मतलब मीथेन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। एक कार्बन वाले एल्केन का फॉर्मेशन इससे भी नहीं हो सकता, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से भी नहीं हो सकता, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से हम करना चाहें तो कोल्बे मेथड से नहीं हो सकता। ठीक है, लास्ट वाले मेथड से तो हो सकता है लेकिन इससे नहीं हो सकता। उसके बाद में नेक्स्ट मेथड है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या है, रिडक्शन का मीन्स है कि यहाँ से हाइड्रोजन को जिनको हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमें कैटलिस्ट जो भी इंग्रेडिएंट चाहिए वो होते हैं रेड फॉस्फोरस और HI हाइड्रोजन। तो किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर हमें एल्केन तक पहुंचना है तो हमें 6 मोल HI यूज़ करना पड़ेगा और साथ में रेड फॉस्फोरस यूज़ करना पड़ेगा। इसके स्टेप्स आगे बताए हैं मैंने कि RCOH है, उसके अंदर अगर हम 2 मोल HI डालते हैं तो सबसे पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है ये, उसके बाद में फिर 2 मोल डालते हैं तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, फिर 2 मोल डालते हैं तो फिर फाइनली हमें एल्केन मिलता है और साथ में हमें I2 मिलता है। ये I2 जो है, इस I2 को हटाने के लिए हमने यहाँ पे रेड फॉस्फोरस का यूज़ किया था। ठीक है, अदरवाइज़ ये ऑक्सीडेशन कर देता है वापस से, और रिडक्शन जो हमें फाइनल प्रोडक्ट हमारा एल्केन चाहिए होता है वो प्रॉपरली नहीं में HI के लेते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने ब्रीफ कर दिया है कि अगर हमें एसिड से बने एल्केन तो 3 मेथड यूज, डीकार्बोक्सिलेशन, कोल्बे मेथड और रिडक्शन मेथड। डीकार्बोक्सिलेशन में सोडा लाइम को यूज़ करेंगे, कोल्बे मेथड में इलेक्ट्रिक आर्क से बनाएंगे, और जो रिडक्शन होगा उसमें हम रेड फॉस्फोरस और HI का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने प्रिपरेशन के दो मेथड्स देखे हैं, अगर हम मोटे तौर पे बोले तो। एक तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम कैसे एल्केन बना सकते हैं, और सेकंड हमने देखा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से हम कैसे एल्केन बना सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, और ये फर्स्ट पार्ट है इस प्रिपरेशन मेथड्स का। अगला पार्ट मैं जल्दी डाल दूँगी जिसमें हम बाकी के प्रिपरेशन मेथड्स देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहा है तो आप उसको फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में, और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।